बच्चों गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? वेलकम टू राय क्लासेज। आज हम लोग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर का, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए थे कुछ पार्ट 2 डायमेंशन का किए थे। आज ज्यादा थ्रस्ट रहेगा 3 डायमेंशन वेक्टर का रेजोल्यूशन कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करते हैं। अब देखिए 2 डायमेंशन में हमने किया था कि अगर कोई वेक्टर है इस तरह से, मान लो इसका मैग्नीट्यूड 10 है, ये है 60 डिग्री, तो हमने इसका वेक्टर को हम लिख सकते हैं 10 cos 60, बगल वाला एंगल है 60 आई कैप प्लस 10 sin 60, ये आप लिख सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं। अब इसमें अलग अलग करके एंगल आपको दे देगा, फिर वेक्टर पूछेगा। मान लो ऐसे आपको दे दिया कि वटी ये कंपोनेंट आपको दे दिया 5 और ये दे दिया 37 डिग्री, एंड आपको पूछा व्हाट इज दिस वेक्टर, ए क्या है, वेक्टर ए। सपोज ये वेक्टर ए है तो ए क्या है, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, इस वाले वेक्टर को निकालना है, सिंपल सा है। मान लो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड r है, तो r cos 37, cos बगल वाला एंगल 37 लेंगे, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सो r इंटू 4/5 इज इक्वल टू 5। सो r आ जाएगा आपका 25/4। दिस वेक्टर r इज 24, मैग्नीट्यूड इसका ये हो गया। अब ये कंपोनेंट चाहिए वेक्टर में, आपको कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल फाइंड आउट दिस वेक्टर? तो ये तो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये वेक्टर तो आप यहां से भी इसका निकाल सकते हैं, यहां दे दीजिए। एक कंपोनेंट मान लो x है, तो अब tan 37 इज इक्वल टू हो जाएगा x/5। सो x इज इक्वल टू 5 इंटू tan 37, सो दिस विल गिव यू 5 इंटू 3/4, सो 15/4 आ गया। तो अगर हम वेक्टर देखें r, अगर निकाल दोनों कंपोनेंट आपका आ गया, ये भी आ गया और ये भी, ये तो दिया हुआ, ये भी आ गया। सो r इज इक्वल टू हाउ मच, r इज इक्वल टू 15/4 आई कैप प्लस 5 जेकब। तो इस तरह से आपको दे सकता है कुछ भी निकालने के लिए कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यही आ जाएगा हमारा। अब बच्चों देखिए इसमें क्या है कि 3D का, या इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा, इसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। मान लो आपको दिया हुआ है, सपोज इट इज गिवन, ये सिंपल बेसिक चीजें हैं जो कि जानना आपको जरूरी है। अब अगर आपको ये दिया हुआ है कि एक पर्सन है, ए पर्सन मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाता है 10 मीटर, then he moves 20 meter 37 degree north of east, north, and then 5 meter in north direction, what is displacement of the person? What is displacement of the person? पर्सन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये आपको निकालना है।
अब इसमें देखिए पर्सन का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। So let us see, the person moves 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 10 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ, 10 मीटर, एंड देन 20 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये नॉर्थ है ऑफ ईस्ट, यानी कि ये है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इस तरफ, और इसका डिस्टेंस है 20 मीटर, एंड देन ही मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, दिस इज 5 मीटर। So this is initial point and this is final point. Displacement ये हो गया, this is the displacement, initial, head and tail, join कर दो, and this is the displacement. This is displacement. तो ये निकालना है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंड फाइनल। अब इसमें नॉर्मल मेथड, ग्राफिकल मेथड से थोड़ा डिफिकल्ट आपका हो सकता है, फिगर बनाना, क्लियर करना, निकालना एक एक चीज। एनालिटिकल मेथड से बहुत इजी होता है। कैसे? ये पहला वेक्टर अगर इसको हम x1 माने, इसको x2 माने और इसको x3 माने, इस वेक्टर को हम कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं। ये कितना है 20, तो इधर हो जाएगा 20 cos 37, तो 20 इंटू 4/5 16 आ गया, और इधर करेंगे तो आ जाएगा उसी तरह से 20 sin 37, तो ये 12 आ जाएगा। तो x1, x2 और x3 तीनों को हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो x1 i कैप की तरफ है, तो वी कैन राइट 10 i कैप, और x2 क्या है, x2 है इधर i कैप इधर j कैप, सो x2 इज इक्वल टू 16 i कैप प्लस 12 j कैप, एंड व्हाट इज दिस x3? x3 इज सिंपली 5 j कैप। तो इस तरह से कितना भी आपको दिया हुआ है कंपोनेंट में ब्रेक करिए और फाइनल आप निकाल दीजिए। फाइनल जो रिजल्टेंट ये d है मान लो डिस्प्लेसमेंट, सो d यू हैव टू राइट सिंपली x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर प्लस x3 वेक्टर, ये आपको सिंपली लिखना है, ये आपको लिखना है। सो d इज इक्वल टू x1 आ गया आपका 10 i कैप प्लस 16 i कैप प्लस 12 j कैप प्लस 5 j कैप। सो फाइनल d आपका आ गया 10 i या 16 i 26 i प्लस 17 j कैप, ये आपका, दिस इज d, ये डी आपका। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो बड़े आराम से निकल जाएगा। इसको 26 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वन ऑफ द वे, दिस इज अ गुड मेथड टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट, ब्रेक द कंपोनेंट, break the vector in different component and get it simply added by normal method। बहुत सिंपल होता है ये। तो इस तरह से आप वेक्टर का निकाल सकते हैं। अब देखिए, अभी तक हमको ये लग रहा है ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। अभी तक हमको ये लग रहा है कि एक्स एक्सिस केवल इधर होता है, वाई एक्सिस केवल इधर होता है। अभी तक हम लोग को यही फीलिंग आ रही है। बच्चों जरा ध्यान से देखना, कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम ऐसा ही एक्स एक्सिस लेंगे हमेशा और ऐसा ही लेंगे हम वाई एक्सिस, नॉट नेसेसरी। क्यों? ये देखना, मान लो कोई वेक्टर ये है, वेक्टर ये है आपका, मान लो। अब इसका कंपोनेंट हमको चाहिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में।
ऐसे ले लो, इस डायरेक्शन में। ये वेक्टर मान लो ए है, तो जैसे ही ए एंगल दिया हुआ है तो ये हो गया ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा ए साइन थीटा। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा, तो ऐसा केस में आप इसको एक्स एक्सिस ले सकते हैं, इसको वाई एक्सिस ले सकते हैं, और इसको एक्स एक्सिस ले सकते हैं, इसको वाई एक्सिस ले सकते हैं। यू कैन टेक इधर ऑफ टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब एक कंपोनेंट जैसे ही हमने निकाला, दूसरा कंपोनेंट पहले वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना हमेशा। दिस यू रिमेंबर, it is not necessary the vector will be like this and this is x component, this is y component, like that. ये जरूरी नहीं है, और ये हमेशा प्लेन में होगा। 2D नाम ही है, 2D का मतलब प्लेन। YZ प्लेन में y कंपोनेंट मिलेगा आपको और z कंपोनेंट मिलेगा, मतलब j कंपोनेंट मिलेगा और k मिलेगा। XY में i और j मिलता है, XZ में i और k मिलेगा आपको, तो ये कंपोनेंट आपको मिलेगा। अब बच्चों देखिए, इसको देखिए, इसका यूज अगर हम इंक्लाइन प्लेन पर करें, इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, देखिए ये आपको बहुत यूज में आएगा। इंक्लाइन प्लेन पर अगर हम फोर्स का कंपोनेंट करें तो कैसा आएगा। इंक्लाइन प्लेन मतलब प्लेन मेकिंग एंगल, सर्टेन एंगल विथ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, मान लो ये एंगल थीटा है, इसी को हम इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। ये प्लेन नॉर्मल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, इससे इंक्लाइन प्लेन है। सो इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई ब्लॉक हमने रख दिया, बच्चों याद रखना ये है, इसको अच्छी तरह से याद रखना, इसका मास m है, तो mg विल बी ऑलवेज वर्टिकल, ये mg होगा, याद रखना mg विल बी ऑलवेज डाउनवर्ड वर्टिकल। अभी हम लोग फोर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत सा पॉइंट्स, छोटा छोटा पॉइंट जिसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। सो mg यहां पर लग गया, मान लो। अब इसका कंपोनेंट हमको फोर्स चाहिए इधर, इधर क्यों चाहिए हमको, क्योंकि बॉडी इधर जाएगा, इधर स्लिप करना चाहेगा, तो ऑब्वियसली हमको फोर्स चाहिए यार। तो अगर हमको फोर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट निकालेंगे इधर। कहां से, ये तो mg तो इधर है, इधर कहां फोर्स है, तो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम किसी फोर्स का कंपोनेंट निकालते हैं। हमको इधर फोर्स चाहिए था तो हम इधर कंपोनेंट, इस फोर्स का कंपोनेंट हम देखे पॉसिबल है क्या, तो एंगल देखेंगे थीटा, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। कैसे, आप चाहो तो निकाल सकते हो, सॉरी ये एंगल थीटा नहीं, ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 90 माइनस थीटा, यहां से परपेंडिकुलर डालिए। देखिए एक कंपोनेंट जब यहां गया तो इसके परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट आएगा, इससे कोई मतलब नहीं, इससे। अब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो mg का कंपोनेंट इधर mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। अब जरा देखिए mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, इधर का कंपोनेंट, इधर का कंपोनेंट, ध्यान से देखिए, mg cos थीटा mg sin थीटा, इधर हमको चाहिए था इसलिए, राइट। सो इसलिए हमने फोर्स को इधर बैकअप कर दिया, इधर कर दिया। अब इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो जान जाइए। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस एंड। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी फोर्स मान लो इधर दिया हुआ F और हमको कंपोनेंट इधर चाहिए, मान लो प्रोजेक्ट के लिए, तो तुरंत निकाल देंगे। हमको हमारा रिक्वायरमेंट उधर का है तो हम इसका कंपोनेंट उधर निकालेंगे। ये कंपोनेंट आ जाएगा F cos अल्फा और ये आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर, पहले वाले के परपेंडिकुलर F sin अल्फा। तो किसी वेक्टर को हम कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेकअप इन एनी कंपोनेंट। अब अगर नेट फोर्स आपका 0 है, अभी आपने देखा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रिजल्टेंट 0 है, तो N = mg cos थीटा हो जाएगा।
ये आप जानते हैं, क्योंकि वर्टिकल में कहीं कोई मोशन नहीं है। ये स्टडी करेंगे हम न्यूटन्स लॉ में। वेक्टर में तो समझिए कि बॉडी रेस्ट में है, इसलिए एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब आपसे अगर पूछेगा कि भैया ये कोई फोर्स है 10 न्यूटन और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन 90 डिग्री में कंपोनेंट क्या होगा? कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, तो आप लिखोगे 0। क्यों? इधर 10 है, ए एंगल 90 डिग्री है, तो अगर इधर करते हो तो 10 cos 90 डिग्री, 10 cos 90 डिग्री, cos 90 0। तो अगर कोई फोर्स पूछा है उसका वर्टिकल डायरेक्शन में पूछा जाएगा, व्हाट इज द कंपोनेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज एंगल मेकिंग 90 डिग्री। इसमें अगर पूछा जाता है तो वर्क डन आपका, सॉरी, तो दैट विल बी इक्वल टू 0, बिग 0। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ऐसा पॉसिबल सब आएगा अभी क्वेश्चन बनाते समय, ध्यान रखिएगा इस बात को। बहुत सी चीजें अभी आएगी, अभी तो वेक्टर का आपको केवल फाउंडेशन दे रहे हैं, बिगिनिंग वाला जितना रिक्वायरमेंट है वो दे रहे हैं, तो ये सब यूज होगा फिजिक्स में। तो ये सब चीजें वहां प्रॉब्लम बनाते समय यू शुड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। सो इन सब छोटी छोटी बातों पर बहुत सीरियसली ध्यान दीजिए। अब हम लोग करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ 3 डायमेंशन वेक्टर। 3 डायमेंशन वेक्टर को कैसे ब्रेकअप करते हैं, जरा लिखिए बच्चों, देखिए क्या है ये 3 डायमेंशन वेक्टर। 3D वेक्टर नाम है इसका, 3D। 3D वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, all the 3 coordinates are there, तीनों कोऑर्डिनेट्स है, यानी 3 प्लेन में है वो, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, 3 एक्सिस है there, 3 एक्सिस है। अब अगर इसको हम ड्रॉ करें, 3 एक्सिस को हम कैसे दिखाए आपको, जैसे ये तो होता है आपका जानते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ऐसे बना दिया x, y, और z जो होगा वो ऊपर होगा ऐसे। तो ऐसे लाइन तो हम ड्रॉ कर नहीं सकते, एक्स वाई प्लेन है मान लिया, तो x एक्सिस, y एक्सिस, एंड दिस इज मार्कर, माई मार्कर इज z एक्सिस, ये z एक्सिस मार्कर। बट वी कैन नॉट डू लाइन लाइक ऑन दिस, ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ऐसे ड्रॉ, बट ट्रीट इट लाइक दिस, सोचो हमेशा ऐसे। तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। अभी तीनों डायरेक्शन में हम कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? एक्स में भी होना चाहिए, वाई में भी होना चाहिए, जेड में भी होना चाहिए। जैसे क्यूब है, ये देखिए, ये है क्यूब बॉक्स, देखिए। अब ये 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, देखिए दिस इज 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। कैसे? ये मान लो ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये वाला जेड एक्सिस जो पार्ट प्रोजेक्टेड है अपवर्ड डायरेक्शन, ये जेड एक्सिस है, ये है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस जिसको हम इधर ड्रॉ करते हैं। 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, क्यूबॉइड, दिस इज क्यूबॉइड, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो इसको देखिए, तो इस तरह से लेंथ, विड्थ, क्यूबॉइड का फीलिंग लाइए पहले ऑब्जेक्ट का। 3D में क्या क्या होता है आपने देख लिया, लेंथ होता है, विड्थ होता है, और कितने प्लेन है इसमें, देखिए बहुत सारे प्लेन है। ये जिसमें ये है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाला एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। ये वाला कौन सा प्लेन है? इधर वाला वाई जेड प्लेन है, और ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, पैरेलल प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है जी? दिस इज एक्स जेड प्लेन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट जो रखेगा उसका प्लेन उसका नाम हो जाएगा। सो ये एक्स जेड प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन। तो इस तरह से आप डिफरेंट प्लेन आप देख रहे हैं, 6 प्लेन है, 3 एक दूसरे के पैरेलल है, 3 एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड 3, और 3 उसके पैरेलल प्लेन। तो 6 प्लेन्स आर इन द क्यूबॉइड। तो अगर हम इसको वेक्टर दिखाना चाहते हैं, कोई वेक्टर है मान लो, अभी तक तो हम वेक्टर दिखा रहे थे कि भैया
एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, दो ही है। लेकिन अब इधर आ गया, जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है, क्या ध्यान से देखना, दिस इज मार्कर है। अब ये वेक्टर है, मान लो इधर इधर कोई फोर्स लग रहा है, ऐसा मान लो, तो क्या होगा, इधर कोई फोर्स लग रहा है ऐसे, ध्यान से देखना। अब इधर एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, और ये जो होगा ऐसे, ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के लिए अगर हम दूसरा मार्कर ले लें तो कुछ इस तरह से, ये वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर है, ये जेड एक्सिस है, पर ये वाला मार्कर, ये मार्कर, अब ये जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से ही बना रहा है, वाई एक्सिस से ही बना रहा है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे बताएंगे। एक्स एक्सिस के लिए तो आई होता है, वाई एक्सिस के लिए जे, जेड एक्सिस के लिए आप जानते हैं के होता है, फॉर जेड एक्सिस इट इज के, ये आप जानते हैं। लेट अस सी, देखते हैं क्या है चक्कर ही, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस क्या है। देखिए एक क्यूबॉइड, क्यूब पहले बनाते हैं। ये मान लो कुछ देर के लिए कि दिस इज ए क्यूब, और ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस हो गया, एंड दिस इज जेड एक्सिस, ऐसा। इसको 0 0 लीजिए, 3 कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन इसको ले लेते। लेंथ ऑफ द साइड इज ए, ऐसा मान लीजिए, दिस इज ए है। तो अगर लेंथ ऑफ द साइड ए है तो एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज हाउ मच, ए, 0 0। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो कितना होगा एक्स वाई प्लेन, बोलिए। ए एंगल मान लो कुछ देर के लिए एक्स वाई प्लेन में इसका हो जाएगा ए, ए, और ये फिर जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस की तरफ है, ये जो लाइन है ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो जेड एक्सिस की तरफ ये चला गया, तो इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा ए, ए। अब आप सबका कोऑर्डिनेट चाहे तो निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल लीजिए, क्या होगा इसका, ये एक्स जेड प्लेन में है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड, तो एक्स ए, वाई 0, जेड ए। क्यूब का ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ये वेक्टर यहां से यहां तक, ये है वेक्टर, मान लो मैंने यहां से यहां तक मिला दिया, ये ओरिजिनल वेक्टर हमारा है, यही वेक्टर है हमारा, ये वाला वेक्टर। ये यहां से एंगल बनाता है अल्फा, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है अल्फा। तो अब इसलिए क्या होगा, मान लो ये ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका एक्स है, और ए वाई वाले का आपका क्या होगा, वाई एक्सिस का ए वाई है, जेड एक्सिस का ए जेड है, मतलब ए एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along x, ay component of vector along y, and az component of vector along z। ऐसे है ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ये आपका हो जाएगा। अब अगर हम देखें इसको, इसका यहां से, यानी कि ये वाला डायगोनल है, अब
ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, इसको हम यहां से मिला दें तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा, ये वाला, जरा सोच के बताइए। ये प्लेन जो ऐसे आपको दिख रहा है इंक्लाइंड, इस लाइन से इंक्लाइन नहीं है, ये तो वर्टिकल प्लेन है ना। ये देखिए क्यूब का जितना भी प्लेन है, ये क्यूब देखिए, ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये आपका साइड ए वाला हो गया, ए वाला साइड हो गया, और ए एक्स एक्सिस हो गया, ए वाला एक्स एक्सिस, और ये साइड ए वाला हो गया। तो अब इसमें जो लाइन होगा, जो ये एंगल जो होगा, ए वाला एंगल, ये प्लेन में, इस लाइन प्लेन में है। ये लाइन कहाँ है, इस प्लेन में है, याद कीजिए। ये लाइन, ये जो लाइन है इस प्लेन में। तो अगर कोई प्लेन किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, नोट कीजिए, अगर कोई प्लेन किसी लाइन के परपेंडिकुलर है तो उस प्लेन के सारा लाइन, उस प्लेन के सारा लाइन, जितने भी लाइन होंगे उस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे। कैसे, या देख लीजिए, ध्यान से देखिए। ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, ये मार्कर है मेरा, ये मार्कर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, देख लीजिए है। अब कोई एक लाइन मैंने ड्रॉ किया ऐसा, ध्यान से देखिए, यहां पर ये ऐसे रखा, इस प्लेन में मैंने कोई लाइन ड्रॉ किया। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है बोलिए, 90 है कि नहीं, सो बताइए। दिस इज 90 डिग्री हो गया। अब कोई दूसरा लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, और ये परपेंडिकुलर तो एक ही डायरेक्शन होगा हमेशा, ऐसे। अब फिर भी एंगल 90 डिग्री है। यानी कि अगर कोई लाइन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उस लाइन के, उस प्लेन में जितने भी लाइन होंगे सब परपेंडिकुलर होंगे, याद रखिएगा, मैथ में भी काम देगा। तो ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर है। यानी कि इस प्लेन में जितने भी अब लाइन होंगे, जैसे ये लाइन है, अगर हम ऐसे ले लें तो ये लाइन है, ये लाइन है, कोई भी लाइन जो होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। यानी एक्स एक्सिस क्या है, ये, और इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में ये लाइन है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। यानी कि ये जो ट्रायंगल हो गया, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, सो ट्रायंगल ओ ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल। तब फिगर ठीक से समझिए, राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब हो गया तो कितना करेंगे, ये अल्फा है, तो कॉस अल्फा कितना होगा, इसके सामने 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, बेस होता है, सॉरी हाइपोटेनस होता है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये, और ये बेस हो गया, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। 90 डिग्री जो बनाता है ट्रायंगल लाइक दिस, तो ये एक्स हो गया, इसको आप ए वाई, इसको कोई वेक्टर ले सकते हैं, वैल्यू ए अल्फा है, और ये ए दिया हुआ, इसका कुछ वैल्यू आएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा कितना, अगर हम देखेंगे तो यहां से वैल्यू निकल जाएगा इसका। रुकिए, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, कॉस अल्फा बेस हो गया एक्स, और हाइपोटेनस हो गया ए हाइपोटेनस बेस बाई, तो ए हो गया कॉस अल्फा। अगर सिमिलर एक्सिस इसी तरह से हम बीटा का बनाए तो कॉस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए बाई ए, बीटा बाई एक्सिस के साथ। अब ये जेड एक्सिस ऐसे नहीं होगा, जेड एक्सिस यहां तो मैंने ऐसे दिखा दूंगा, लेट दिस एंगल इज गामा, बट ये ऐसे है लाइन, ऐसे है लाइन ये वाला ऐसे है, इनफैक्ट ऐसे थोड़े है, ये लाइन ऐसे है, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहां नहीं है, ये वाला पॉइंट यहां है, तो ये लाइन ऐसे है। तो अल्फा से इंक्लिनेशन हो गया, बीटा से इंक्लिनेशन हो गया, तो एक प्लेन में नहीं है ये, सो आप बीटा को 90 माइनस अल्फा नहीं कर सकते, वहां पर नहीं चलेगा, ये एक प्लेन में नहीं है, ये लाइन ऐसे है,
सो यू कैन नॉट राइट बीटा एज 90। मान लो ये 30 है तो इसको 60 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक प्लेन में नहीं है, एक 90 है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। सो इसका वैल्यू हो जाएगा cos बीटा इजकल टू, अब ये वर्टिकल ऐसे इसके साथ देखो एंगल गामा, cos गामा, या ध्यान से देखो ये एंगल गामा है मेरे फिंगर के साथ। सो cos गामा will be equal to AZ, cos gamma is equal to, in the same pattern, AZ by A। तो अब देखिए तीन चीज आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 डायमेंशन में आपको एक ही एंगल की जरूरत थी, थीटा, तो दूसरा 90 माइनस थीटा कर दिया, अपने आप निकल जाता था। 3 डायमेंशन में तीनों एंगल की जरूरत है, तो tan से तो काम बनेगा नहीं, वहां tan था तो tan थीटा को वहां हम लोग क्या बोलते थे? स्लोप। tan थीटा को हम बोलते थे स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, ये बोलते थे, याद कीजिए, स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा। यानी 2 डायमेंशन में एक वर्ड आता है स्लोप, और tan थीटा का वैल्यू क्या था? tan थीटा इजकल टू वहां था कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ये था। या ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ये था tan थीटा। केयरफुली देखिए, तो वहां स्लोप एक टर्म था, यहां पर अब एक साथ एंगल नहीं, तीनों का एंगल जानना जरूरी है, तो tan नहीं निकल सकता, तो cos का इंफॉर्मेशन दे रहा है इसको। ये देखिए, दिस इज गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ cos, और इस cos को चूंकि ये डायरेक्शन बताता है तो यहां स्लोप वर्ड नहीं यूज करते हैं, यहां यूज करते हैं डायरेक्शन कोजाइंस। दैट इज द वर्ड यूज्ड हियर इज cos अल्फा, डायरेक्शन कोजाइंस, डायरेक्शन कोजाइंस, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस, गामा विथ जेड एक्सिस, और इसकी को हम बोलते हैं शॉर्ट में एल, एम और एन। एन मतलब डायरेक्शन कोजाइंस ऑफ अलोंग जेड एक्सिस, तो एल एम एन, ये हमने देखा। अब जरा देखिए, अब अगर इसका हम कोऑर्डिनेट निकालें तो इसको हमने क्या माना है? सबको हमने क्या माना? ए ए ए। सो एक्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई इज ए, क्यों मानते हैं अभी हम, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए जेड इज इक्वल टू ए। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है। अब देखिए एल एम एन में रिलेशन हम निकालना चाहते हैं, क्या कोई रिलेशन है एल एम एन? जैसे वहां तक थीटा 90 माइनस थीटा निकाल लेते थे 2D में, यहां कैसे निकाले? क्या cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा में कोई रिलेशन है? इज एनी रिलेशन? अब देखिए cos अल्फा यानी L इज इक्वल टू एक्स बाई ए, M इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, एंड N इज इक्वल टू ए जेड बाई ए। अब ये तीनों को अगर हम ऐड करके स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें तो क्या आएगा? बोलिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तीनों आ जाए। अब एक्स का वैल्यू क्या है? ए है, ए वाई का वैल्यू भी ए है, और इसका वैल्यू भी ए है, ए जेड का वैल्यू भी ए है, आपने देख लिया। अब देखिए ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू ये 0 0 है, ए कोऑर्डिनेट है, तो अगर ए का डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा? बोलिए,
a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी दिस विल गिव यू √3। सो अब जरा देखिए, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। So this will come 3a स्क्वायर यानी ये 1 हो गया। सो फाइनल एक रिलेशन आ रहा है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन आ रहा है, यानी तीनों डायरेक्शन कोजाइंस में ये रिलेशन आएगा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1। जैसे वहां था थीटा 90 माइनस थीटा, यहां पर l का मतलब क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये नॉट ओनली क्यूब के लिए सही है, क्यूबाइड के लिए भी सही है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मान लो ए बी सी है ऐसा मान लो, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो ए बी सी का कोऑर्डिनेट यहाँ हो जाएगा कितना, 0 0 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, कट दोगे तो 1 आ जाएगा। So it is correct for cube also, cuboid also, for any 3-dimensional system. एंगल का x एक्सिस से y एक्सिस z एक्सिस का जो रिलेशन है वो cos स्क्वायर अल्फा आप यहाँ लिख सकते हैं, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन आप, दिस रिलेशन यू कैन, यानी कि तीनों कंपोनेंट आपका हो गया। तीनों कंपोनेंट के जो एंगल है उसमें याद रखना, बीटा इज नॉट 90 माइनस अल्फा, ये नहीं है, यहां पर बीटा अलग है। एक बीटा 90 माइनस अल्फा कब होगा, जब दोनों एक प्लेन में होगा, सेम प्लेन में दो एक वेक्टर सेम प्लेन में होगा, देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। याद रखना अच्छी तरह से, बढ़िया से याद रखना, भूलना नहीं। अब जरा इसको देखो, इसका यूज अगर हम करें, मान लो कोई वेक्टर है, उसको 3 डायमेंशन में आपको लिखना है। सपोज आपको ये दे दिया कि क्या दे दिया, मान लो दे दिया कि ए वेक्टर 5 न्यूटन मेक्स एन एंगल degree with x axis, 45 degree with y axis, then find it in vector form. Thirty degree with x axis, 45 degree y axis, and some angle alpha with z axis. Find the vector. मतलब एक कोई 5 न्यूटन का फोर्स है जो x एक्सिस से 30 डिग्री बनाता है, y एक्सिस से 45 बनाता है, z एक्सिस से हमको नहीं पता है, अल्फा एंगल बनाना है, अल्फा डिग्री बनाना है, तो उस वेक्टर को निकालना है। पहले ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम, पहले अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। पहला काम, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। ये एंगल था, अल्फा कैसे निकालेंगे, अब जरा ध्यान से देखिए। अल्फा के लिए आपके पास फॉर्मूला है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। डायरेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते, प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ये
अब ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कॉस स्क्वायर 30 है, ये एक्स एक्सिस वाला है। अल्फा में यहाँ पर एक्स एक्सिस है, बीटा है वाई एक्सिस, गामा है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। तो कॉस स्क्वायर 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये 3/4, और ये कितना हो जाएगा 1 बाई कितना है, ये हो जाएगा 1/2। तो 3/4 प्लस 1/2, तो ये तो पहले ही 1 से ज्यादा हो गया, तो ये एंगल पॉसिबल नहीं है। देखिए ऑल एंगल्स आर नॉट पॉसिबल। देख लीजिए, हमने 30 लिया, 45 लिया, तो कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा 3/4, और ये है 1/2, 1/4, तो ये 1 तो यही हो गया। इसका मतलब कि गामा एक्सिस से तो 0 बना दिया। हमको नहीं पता है कौन सा एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेकिंग एंगल गामा जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 0 बना दिया। ऐसा भी हो सकता है। तो अगर हम इस एंगल को 60 कर दें, मान लो ये 60 कर दें, तो ये एंगल 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर, इसको हमने 60 चेंज कर दिया क्योंकि 1 से ज्यादा हो रहा था, विच इज नॉट पॉसिबल। कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो 1/4 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ये उधर जाएगा 1/4, यानी कॉस गामा आ गया आपका 1/2, यानी गामा हो गया आपका 60 डिग्री। और ये भी नोट कर लो, ये तीनों एंगल में जोड़ करके 360 भी नहीं हो रहा, ये एक सर्किल में नहीं है ये। तो इट इज नॉट नेसेसरी बाय एडिंग ऑल द 3 एक्सिस एंगल्स यू विल गेट 360 डिग्री। तो अब जब वेक्टर का देखिए, अब 5 न्यूटन का वेक्टर है, तो पहले ये जो वेक्टर मिलेगा 5 न्यूटन का वेक्टर है, 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो आप लिखोगे 5 cos 60 प्लस दूसरा लिखोगे क्या, सेकेंड, या ध्यान से देखो, सेकेंड लिखोगे 5 सेम cos 45। अच्छा, ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ आई कैप कर देना, और 5 cos 45 वाई एक्सिस है तो यहाँ जे कैप कर देना, प्लस जेड एक्सिस है, देखो जेड एक्सिस है तो क्या करोगे 5, एंगल यहाँ पर गामा 60 है तो cos 60, यहाँ पर हम अल्फा लिख दिए हैं, एक ही बात है अल्फा, इसी को हम अल्फा को ही गामा ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा के, तो a इज इक्वल टू हो गया 5/2 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 5/√2 जे कैप, और ये हो जाएगा आपका 5/2 cos 60 के कैप। ये आपका हो जाएगा, दिस इज वेक्टर ए। तो इस तरह से 3 डायमेंशन में वेक्टर अगर ओरिएंटेशन दिया हुआ है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 3 वेक्टर का 5/2i, 5/√2 cos 45 है और अगला 60 डिग्री है, तो आपका आ जाएगा 5/2 हो गया, तो अब देखिए अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लो लिखिए ए वर्ड इज फ्लाइंग with speed 20 meter per second, making angle 60 degree with east and 60 degree with vertical. Find the speed of bird in vector form. इसको अच्छी तरह से बनाइए।
वेक्टर फॉर्म में स्पीड निकालिए उसका। फाइंड द स्पीड इन वेक्टर फॉर्म। कैसे निकालेंगे? सोचिए, 1 सेकंड सोचिए। कैसे निकालेंगे? बोलिए। The bird is flying with a speed 20 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ ईस्ट। यानी अल्फा जो हो जाएगा एक्स एक्सिस से हो गया। कितना हो गया अल्फा? बोलिए। अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। बीटा कितना होगा? बीटा कितना होगा? 60 डिग्री। ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। गामा हमको नहीं पता तो हम फॉर्मूला लगा देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी बीटा नहीं है ये गामा है, क्योंकि एंगल विथ वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब जेड एक्सिस, तो दिस इज गामा, तो आपको बीटा निकालना है। सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कर देंगे, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू कितना? 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। सो ये एंगल आपका आता है कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू आपका आता है 1/4 1/2। सो दिस इज 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। सो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू आपका आ गया 1/2। सो कॉस बीटा आ गया आपका 1/√2। सो बीटा आ गया 45। ये देखिए दिस इज, ये आपका आ गया बीटा इज 45 डिग्री। एंगल निकालिए पहले तो आपने। अब कुछ नहीं करना है, सबका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस निकाल लें। अलोंग द एक्सिस, जैसे अलोंग द एक्सिस मतलब अब मान लो स्पीड निकालना है तो स्पीड लिख दिया हमने। पहला कितना मैग्नीट्यूड कितना है? 20। तो 20 कॉस अल्फा, 20 कॉस अल्फा आई कैप प्लस 20 कॉस बीटा जे कैप प्लस 20 कॉस गामा के कैप। सो भी हो गया आपका 20 इंटू अल्फा कितना है? What is alpha? 60 degree. So 1/2 I cap plus 20 into, and beta is 1/√2 J cap plus gamma is 20 into 1/2 K cap. Cos gamma is 60 degree. So ये कितना है देखिए, V is equal to 10 I cap plus 10√2 J cap plus 10 K cap। ये आपका वेक्टर। अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10√2 का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर यानी 20। तो ये था कि जब एंगल दिया हुआ है आपको तो कैसे आप वेक्टर निकालते हैं, हाउ यू फाइंड आउट द वेक्टर इफ एंगल इज गिवन टू यू। अब रिवर्स भी आपको पता कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब कि अगर वेक्टर आपको दे दिया, आपसे पूछा व्हाट इज इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये पूछ दिया। फिर जैसे मान लो आपसे पूछा कि कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है, मान लो x, वेक्टर x इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस के, ये दे दिया आपको। आपसे पूछा कि फाइंड, ऐसे कर दीजिए 2 कर दीजिए 2j
और 2k, ऐसा करेंगे। अब आपसे पूछा फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ दिस वेक्टर find inclination of this vector with x-axis, y-axis and z-axis। इससे निकालने को आपको देखिए x-axis, y-axis एंड z-axis। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको। इस वेक्टर का सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है? मान लो ये कैप कर दिया। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डेफिनेशन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। पहले ये निकालिए। सो एक्स कैप इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है? इक्वल टू सीधा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसका 2 स्क्वायर प्लस इसका 2 स्क्वायर, दोनों का 2 स्क्वायर है 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्या? 8 3 आ जाएगा। सो दिस मैग्नीट्यूड इज 3। अब आप बड़े आराम से लिख सकते हैं 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। तो यू कैन राइट लाइक दिस, cos alpha is equal to 1/3, cos beta is equal to 2/3 and cos gamma is also 2/3। so alpha आ गया cos inverse 1/3, cos beta बीटा आ गया, उसी तरह से cos inverse 2/3, उसी तरह से गामा आ जाएगा, गामा cos inverse 2/3। तीनों आ गया। मतलब ये जो कोफिशिएंट बच गया दैट इज कॉस अल्फा, दिस इज कॉस बीटा, दिस इज कॉस गामा। तो यूनिट वेक्टर निकाल करके, यूनिट वेक्टर सिंपली है मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, सिंपल सही है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉस अल्फा, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ आई इज कॉस अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ जे इज cos बीटा, कोफिशिएंट ऑफ k cos गामा, ये आपका आ जाएगा। यूनिट वेक्टर आप उसमें भी 2 डायमेंशन में भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये होता है वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2 डायमेंशन में भी। तो वेक्टर मान लो दिया है i प्लस j, इसका मतलब क्या हुआ? सो यूनिट वेक्टर कितना हो गया? i प्लस j अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी i/√2 प्लस j/√2। तो ये जो हो जाएगा, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है कॉस अल्फा हो जाएगा, वो कॉस बीटा, यानी इसमें भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां से यूनिट वेक्टर कैसे आप इसको एकत्रित करिए, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। दिस इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकाल करके 3D वेक्टर में से यूनिट वेक्टर निकाल करके आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंपल है, मतलब 2 टाइप का याद रखना, 2 टाइप का रहता है। एक तो आपको इंक्लिनेशन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, आपको वेक्टर निकालना है। दूसरा वेक्टर दे दिया तो उसका एंगल इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों से कितना इंक्लिनेशन है। तो दूसरा वाला मेथड बहुत इजी है निकालना, बहुत सिंपल है। कैसे? वेक्टर दे दिया, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। कोफिशिएंट ऑफ i विल बी इक्वल टू cos अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ j विल बी इक्वल टू cos बीटा, कोफिशिएंट ऑफ k will be equal to cos gamma, alpha beta gamma are the inclination of the vector with x axis, y axis and z axis respectively। तो आपने इससे प्रॉब्लम बनाया तो इससे, और दूसरा एंगल दे दिया, वेक्टर दे दिया, एंगल दे दिया, उसको सॉरी मतलब मैग्नीट्यूड दे दिया, एंगल दे दिया। तीनों एंगल नहीं देगा आपको, 2 एंगल देगा, तीसरा आपको निकालना पड़ेगा। तो तीसरा निकाल, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब बहुत से केस में जैसे यूनिट वेक्टर दे दिया, मान लो कि एक छोटा छोटा सिंपल क्वेश्चन रहता है, जैसे मान लो आपको दे दिया कि 0.5 i प्लस 0.3 j प्लस c के, ये कोई वेक्टर है। आपको दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ c, दिस इज यूनिट वेक्टर। ये दिया हुआ, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ c, सो दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ c आपको दे दिया। अब यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 1। तो ये हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वहां c है तो सी स्क्वायर कर दिया, रूट इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 0.09, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना होगा 0.34 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.34, तो ये हो जाएगा 0.6। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.66 का रूट। इस तरह से आप यूज करके निकाल सकते हैं 3। तो ये था बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 डायमेंशन। क्या मतलब होता है उसका, कैसे इंक्लाइन होता है, एंगल एक्सिस के साथ कैसे होता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द 2 डायमेंशन एनालिसिस। 2 डायमेंशन से ये डिफरेंट, क्योंकि वो प्लेन में होता है, ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, अलग अलग पोजीशन पर होता है। तो आप वेक्टर निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकालना सीख गए हम लोग, एंगल निकालना 3D का सीख गए, और सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना सीख गए इन केस ऑफ 3D। इंक्लाइन प्लेन पर हम लोग वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करना सीख गए। ये सारी चीजें सीखने के बाद आफ्टर दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, कौन सा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ये हम लोग करने जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट रिमेंबर ऑल दिस थिंग यू मस्ट रिवाइज करके आना, तैयारी करके आना अच्छी तरह से, और तब आपको उसमें पहले तो बेसिक्स पढ़ेंगे, इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, जिससे कि आप एक जो मेंस लेवल और नीट लेवल को आप अच्छी तरह से पोजीशन कर सकें। और ये सारा चैप्टर खत्म होने के बाद, जैसे एक चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा आईआईटी का क्वेश्चन करेंगे पीछे का, और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।